कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन वो अक्सर तुकबंदी जरूर करता है। वाह क्या बात है। आज 16 दिसंबर 2025 है और आज हम भारतीय साम्यवाद के 100 साल के सफर पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। एक बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में। हाँ, और हमारी ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित है। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खासतौर पर अहम हो सकता है, क्योंकि ये आधुनिक भारतीय इतिहास और राजनीतिक विचारधाराओं से सीधे सीधे जुड़ा है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या भारतीय साम्यवाद अपनी लंबी पारी के आखिरी ओवरों में है, या एक गिरावट इसके इतिहास का बस एक और मोड़ है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल आज और भी जरूरी हो जाता है जब हम इस साल के एक बड़े संयोग को देखते हैं। 2025 में भारत के दो बहुत अलग अलग संगठनों ने अपने 100 साल पूरे किए। अच्छा। एक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई। और दोनों की आज की हालत में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो है। एक तरफ आरएसएस है, जिसकी विचारधारा वाली पार्टी आज सत्ता के शिखर पे है और जिसने अपनी शताब्दी बड़े धूमधाम से मनाई। और दूसरी तरफ सीपीआई है, जिसकी 100वीं सालगिरह खबरों में लगभग बिना किसी शोर के गुजर गई। ये तो वाकई एक बड़ा विरोधाभास है। 100 साल बाद एक संगठन इतना ताकतवर और दूसरा लगभग हाशिए पर। तो इस गिरावट की कहानी शुरू कहां से होती है? क्योंकि जैसा आपने कहा, आज से सिर्फ 20 साल पहले यानी 2005 के आसपास तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग थी। वो तो वामपंथ का सुनहरा दौर लग रहा था। हाँ। 2005 में यूपीए 1 सरकार उन्हीं के समर्थन पर टिकी थी। उनके पास लोकसभा में करीब 60 सांसद थे, जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी ताकत होती है। 60 सांसद? हाँ। पश्चिम बंगाल में उनकी 30 साल से ज्यादा पुरानी सरकार थी। त्रिपुरा में भी वो मजबूत थे और केरला में तो वो आज भी एक बड़ी ताकत है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वामपंथ राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि महज 1.5 दशक में ही मतलब सब कुछ बदल गया? कोई एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था? लेख के मुताबिक सबसे बड़ा और शायद सबसे विनाशकारी मोड़ जुलाई 2008 में आया। 2008 में? हाँ, जब वाम दलों ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अच्छा, वो न्यूक्लियर डील वाला मामला? वही। सिर्फ समर्थन वापस ही नहीं लिया, बल्कि मनमोहन सिंह सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी के साथ खड़े हो गए। ये एक ऐसी रणनीतिक भूल साबित हुई जिसने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र से उठाकर सीधे हाशिए पर फेंक दिया। और उसके बाद के आंकड़े तो इस कहानी को साफ साफ बयान करते हैं। बिल्कुल। 60 सीटों से आज वो मुश्किल से 10 सीटों पर आ गए हैं। वोट शेयर जो कभी 8% के आसपास था, वो अब 3% से भी नीचे चला गया है। और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे अपने मजबूत गढ़ वो हार चुके हैं। अब सिर्फ केरल ही एक बड़ा किला बचा है। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों का पतन हमेशा विचारों का अंत नहीं होता। अच्छा। विचार अक्सर पार्टियों से ज्यादा जिंदा रहते हैं। इसका एक ताजा वैश्विक उदाहरण देखें। अमेरिका, जहां वामपंथी राजनीति को कभी मुख्यधारा में जगह नहीं मिली, वहां भी जोहारिन ममदानी जैसा एक स्वघोषित समाजवादी न्यूयॉर्क शहर का मेयर बन जाता है। ये दिखाता है कि समानता और सामाजिक न्याय जैसे विचार नए रूपों में उभर सकते हैं, भले ही पुरानी पार्टियां कमजोर क्यों ना हो जाएं। ये बात सही है। तो शायद भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों का भविष्य लिखना अभी जल्दबाजी होगी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हाल की इन चुनावी हारों से परे इस आंदोलन की जड़ें तो बहुत गहरी और पुरानी हैं। बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि इसकी पैदाइश को लेकर भी एक बहस है ना? हाँ, और ये एक दिलचस्प अकादमिक बहस है। सीपीआईएम, जो 1964 में मूल सीपीआई से अलग होकर बनी थी, वो अपनी शुरुआत अक्टूबर 1920 में ताशकंद से मानती है। ताशकंद से? हाँ, वहाँ एम.एन. रॉय जैसे कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने एक छोटा सा समूह बनाया था। वहीं सीपीआई अपनी आधिकारिक स्थापना दिसंबर 1925 के कानपुर सम्मेलन को मानती है, जहां सिंगर वेलू चट्टियार जैसे जमीनी नेता मौजूद थे। लेकिन इस तारीखों के बहस से ज्यादा जरूरी शायद वो माहौल है जिसमें ये विचार भारत में पनपा। बिल्कुल। अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें तो भारतीय साम्यवाद का उदय पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में मची उथल पुथल व नतीजा था। उस दौर में तो सब कुछ बदल रहा था। हाँ, सोचिए उस दौर के बारे में। सदियों पुराने साम्राज्य जैसे ऑटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, वो सब ढह रहे थे। पूंजीवाद अपने पहले बड़े संकट से गुजर रहा था। रूस में एक सफल क्रांति हो चुकी थी, जिसने दुनिया भर के मजदूरों और किसानों को एक नई उम्मीद दी थी। एकदम।
और एशिया से लेकर अफ्रीका तक राष्ट्रवादी आंदोलन आजादी के लिए लड़ रहे थे। और भारत में ये सारी वैश्विक लहरें हमारी अपनी आजादी की लड़ाई और इस बहस से कि आजाद भारत कैसा देश बनेगा को शुरुआती ताकत कहाँ से मिली? कौन लोग थे जो इससे जुड़े? ये किसी एक समूह का आंदोलन नहीं था, बल्कि कई अलग अलग क्रांतिकारी धाराओं का एक संगम था। इसमें पंजाब के गदर आंदोलन के जोशीले कार्यकर्ता थे। भगत सिंह के साथी भी थे। हाँ, भगत सिंह के नौजवान साथी थे। बंगाल की क्रांतिकारी परंपरा के लोग थे। बॉम्बे और मद्रास के मिलों में लड़ने वाले ट्रेड यूनियनिस्ट थे। जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे किसान नेता थे और जाति व्यवस्था को चुनौती देने वाले समाज सुधारक भी थे। ये एक बहुत ही विविध गठबंधन था। और ये सब अंग्रेजों के कड़े दमन के बावजूद हो रहा था। हाँ, कम्युनिस्टों ने अपनी सक्रियता की बड़ी कीमत चुकाई। उन्हें जेलों में डाला गया, उन पर मुकदमे चलाए गए। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात हुई। क्या? अंग्रेजों ने 1920s के दशक में पेशावर, कानपुर और मेरठ में बड़े षड्यंत्र के मुकदमे चलाए ताकि इस आंदोलन को कुचला जा सके। और उसका उल्टा असर हो गया। उन्होंने अनजाने में कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार कर दिया। बिल्कुल यही हुआ। इन मुकदमों की खबरें जब अखबारों में छपती थीं, तो देश भर के नौजवान, छात्र और बुद्धिजीवी पहली बार मार्क्सवाद और साम्यवाद के विचारों से परिचित हो रहे थे। कमाल है। जो अदालतें दमन का हथियार थीं, वो अनजाने में प्रचार का मंच बन गई। ये तो कमाल की बात है। और इसी वजह से 1930 और 40 के दशक तक पार्टी ने एक जबरदस्त नेटवर्क बना लिया था। मजदूरों, किसानों, कलाकारों, लेखकों, पत्रकारों, छात्रों, सबके बीच उनके संगठन थे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन मतलब IPTA और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जैसे संगठन इसी का नतीजा थे, है ना? एकदम। और इसी सांस्कृतिक पकड़ ने उन्हें उनकी चुनावी ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। उन्होंने भारत की बौद्धिक और राजनीतिक बहस पर एक गहरी छाप छोड़ी, खासकर शहरी युवाओं के बीच। तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर उनके पास इतना जमीनी समर्थन था, बुद्धिजीवियों का साथ था, एक मजबूत संगठन था और भारत का लोकतांत्रिक माहौल भी बाकी देशों के मुकाबले काफी उदार था, तो फिर वे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस या बाद में बीजेपी जैसी ताकत क्यों नहीं बन पाए? क्या वे सिर्फ वक्त के साथ बदल नहीं पाए या कोई और गहरी वजह थी? लेख का निचोड़ यही है कि कम्युनिस्ट आंदोलन बाहर की चुनौतियों से उतना नहीं हारा जितना अपने अंदर की कश्मकश से। ऐसा लगता है जैसे वो एक ही समय में कई कश्तियों पर सवार थे और उन कश्तियों की दिशा अलग अलग थी। मतलब अंदरूनी लड़ाई ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हाँ, शायद यही। ये एक बहुत जरूरी बात है। UPSC के उत्तर के लिए भी ये पॉइंट्स बहुत काम के हो सकते हैं। तो ये अंदरूनी तनाव क्या थे? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा तनाव था राष्ट्रवाद बनाम अंतर्राष्ट्रीयतावाद। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये दुविधा कि हम भारत की आजादी की लड़ाई को प्राथमिकता दें और अपने देश के हिसाब से फैसले में, या मॉस्को से जो निर्देश आ रहे हैं उन्हें माने? बिल्कुल। और ये संघर्ष उन्हें बार बार मुश्किल में डालता रहा, चाहे वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो या 1962 का चीन युद्ध। अच्छा। दूसरा बड़ा तनाव था जाति बनाम वर्ग। उनकी पूरी विचारधारा वर्ग संघर्ष पर आधारित थी, लेकिन वे भारत की सबसे कड़वी सामाजिक सच्चाई यानी जाति की पहेली को कभी पूरी तरह से हल नहीं कर पाए। उनका वो वर्ग वाला चश्मा जाति की जटिलता को समझने में अक्सर नाकाम रहा। सही कहा। तीसरा तनाव धर्म को लेकर रहा। धार्मिक भावना बनाम एक सेक्युलर पार्टी होने की जरूरतें। भारत जैसे गहरे धार्मिक समाज में एक नास्तिक विचारधारा को कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, ये उनके लिए एक स्थायी चुनौती थी। ये तो है। और चौथा द्वंद्व था क्रांतिकारी हिंसा बनाम संसदीय लोकतंत्र। उनकी किताबों में क्रांति और सत्ता पर कब्जे की बात थी, लेकिन जमीन पर उन्हें संसदीय लोकतंत्र के दायरे में चुनाव लड़ना पड़ता था। इस सैद्धांतिक और व्यवहारिक अंतर से वे कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। और शायद आखिरी और सबसे अहम तनाव, जिसका जिक्र 2008 वाले वाकये में भी आया, वैचारिक शुद्धता बनाम व्यवहारिक गठबंधन। सही पकड़ा। वे अक्सर अपनी विचारधारा को लेकर इतने कठोर हो जाते थे कि दूसरी लोकतांत्रिक पार्टियों, खासकर कांग्रेस के साथ लंबे और स्थिर गठबंधन नहीं बना पाते थे। अच्छा। कभी कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी हो जाती थी, तो कभी सांप्रदायिकता के खिलाफ सहयोगी। इस अस्थिरता ने उनकी विश्वसनीयता को कम किया। इन्हीं अनसुलझे तनावों ने आंदोलन को बार बार कमजोर किया। इस पूरी गिरावट की कहानी के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि आधुनिक भारत पर
कम्युनिस्ट आंदोलन की एक गहरी और स्थायी छाप है। बिना किसी शक के उनकी सबसे बड़ी देन शायद भूमि सुधार है। उन्होंने जमीन के सवाल को राष्ट्रीय एजेंडे के केंद्र में ला दिया। केरला और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उन्होंने जो भूमि सुधार लागू किए, उन्होंने वहां के ग्रामीण समाज का ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उनके आलोचक ये भी तो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में उनके भूमि सुधारों और ट्रेड यूनियन की राजनीति ने औद्योगिकरण को रोक दिया और राज्य को आर्थिक रूप से पीछे धकेल दिया। इस तर्क में कितनी सच्चाई है? ये एक जायज आलोचना है और इस पर बहुत बहस हुई है। ये सच है कि पश्चिम बंगाल में उनके 34 साल के शासन के आखिरी दौर में औद्योगिक विकास लगभग रुक सा गया था, जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा गया। सिंगूर और नंदीग्राम की घटनाएं इसी का नतीजा थी। बिल्कुल, जहां वे उद्योग के लिए जमीन का अधिग्रहण ठीक से नहीं कर पाए। तो हाँ, भूमि सुधार का एक पहलू जहां सामाजिक न्याय था, वहीं उसका दूसरा पहलू आर्थिक ठहराव के रूप में भी सामने आया। भूमि सुधार के अलावा और किन क्षेत्रों में उनका प्रभाव दिखता है? वे धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के सबसे मजबूत पैरोकारों में से थे। उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति और केंद्र सरकार की राज्यों पर बढ़ती पकड़ का हमेशा खुलकर विरोध किया। और कल्याणकारी योजनाओं पर भी उनका असर रहा। हाँ, आज हम जो गरीबों के हक और सरकारी योजनाओं का ढांचा देखते हैं, जैसे मनरेगा या खाद्य सुरक्षा, उस पर भी राज्य पर डाले गए उनके निरंतर दबाव का असर साफ देखा जा सकता है। और संस्कृति के क्षेत्र में तो उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। बहुत बड़ा। साहित्य, थिएटर, सिनेमा, हर जगह उन्होंने एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों की कहानियों को मुख्य धारा में जगह दी और समाज में तर्क संगत और बराबरी वाले मूल्यों को बढ़ावा दिया। सही बात है। शायद किसी भी और राजनीतिक धारा से ज्यादा कम्युनिस्टों ने ही भारत की घरेलू समस्याओं को दुनिया में चल रही बड़ी बहसों से जोड़ा। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ इतनी बड़ी विरासत है और दूसरी तरफ राजनीतिक अप्रासंगिकता का खतरा। और यही आज वामपंथ का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिन समस्याओं की वजह से कभी साम्यवाद का जन्म हुआ था, जैसे कि भयानक आर्थिक असमानता, कृषि संकट, मजदूरों का असुरक्षित भविष्य, समाज में सामंती सोच, वो समस्याएं तो आज शायद पहले से भी ज्यादा गंभीर हैं। लेकिन उन समस्याओं को आवाज देने वाली राजनीतिक ताकत कमजोर हो गई है। हाँ, इन समस्याओं को एक राजनीतिक आंदोलन में बदलने वाली ताकत अब बहुत कमजोर हो गई है। तो क्या भविष्य का कोई रास्ता है? लेख में कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे अपनी वैचारिक कठोरता को छोड़ना, दूसरे प्रगतिशील दलों के साथ गठबंधन बनाने की कला को फिर से सीखना, और सबसे जरूरी, जो शायद सबसे मुश्किल भी है आज, कम्युनिस्ट और समाजवादी आंदोलन के जो छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े हैं, उन्हें एक मंच पर लाना। दुनिया में जहां भी वामपंथी पार्टियां सफल हुई हैं, उन्होंने ये समझा है कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद संगठनात्मक एकता सबसे जरूरी है। भारत में ये एकता हमेशा एक सपना ही साबित हुई है। तो इसी एकता को हासिल न कर पाना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, और उनका अधूरा काम भी यही है। तो आज की हमारी इस चर्चा का निचोड़ ये है कि भारतीय साम्यवाद का उदय एक वैश्विक उथल-पुथल के बीच हुआ। इसने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अपने ही अंदरूनी विरोधाभासों और बदलती राजनीति के साथ कदम न मिला पाने की वजह से आज ही अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। सही सारांश है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल या विचार हों तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। भले ही आज संगठित कम्युनिस्ट पार्टियां कमजोर और अप्रासंगिक नजर आ रही हो, पर क्या वो विचार जो उन्होंने उठाए थे, जैसे गहरी असमानता का सवाल, मजदूरों के हक की लड़ाई और सामाजिक न्याय की मांग, क्या ये विचार भारत की राजनीति में नए रूपों और नए आंदोलनों के जरिए फिर से जिंदा हो सकते हैं? शायद यही भारतीय साम्यवाद की इस अधूरी कहानी का अगला अध्याय होगा।